हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा प्रीवियसली जो हमने यूक्लिड के पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स पढ़े हैं उनमें से ही है, तो यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 में पूछा गया है only one line can pass through a single point। ओके, तो अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब मुझे इस पॉइंट से एक लाइन पास करनी है। तो अब मैं इस लाइन को इस तरीके से पास कर सकती हूँ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये पॉइंट है पॉइंट ए। तो इस पॉइंट से मुझे एक लाइन पास करनी थी, मैंने ऐसे कर दी। अब क्या मैं एक दूसरी लाइन पास कर सकती हूँ? ये एक लाइन मैंने इस तरीके से पास कर दी। फिर मैं एक थर्ड लाइन भी पास कर सकती हूँ। एक लाइन यहाँ से पास कर दी, फिर एक लाइन यहाँ से पास कर दी। तो ये ऑलरेडी हम पोस्टुलेट्स में, इंट्रोडक्शन में और एक्सियम्स में, मतलब वहाँ पर ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन में फिर से आप रिकॉल कर लीजिए कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, ये एक सिंगल पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये आपका क्या है? ये आपका फॉल्स है, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, तो वहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं कि ये एक्सियम पोस्टुलेट्स में वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर ये आपने प्रूफ देखा हुआ है। तो आप वहाँ से लिख सकते हैं कि ये मतलब इस नंबर के एक्सियम में ये कहा गया है, इस नंबर के पोस्टुलेट्स में ये कहा गया है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। इसमें कहा गया है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो पहले हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं। तो एक पॉइंट मैंने ले लिया ये और एक पॉइंट मैंने ले लिया ये। ठीक है, अब इन पॉइंट के बीच हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इनके बीच ए बी लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं अगर कहूँ कि नहीं, मुझे तो एक और लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन भी तो यहीं पर ड्रॉ होगी ना। ठीक है, तो मतलब वो तो इसके ऊपर है, सेम ही लाइन है, वो एक ही लाइन कहलाएगी ए बी। वो ये नहीं कहलाएगा कि आपने बहुत सारे ए बी लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनके बीच सिर्फ एक ही लाइन होगी, ओनली वन लाइन। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर अलग अलग लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है इस तरीके से। तो नीचे वाली लाइन तो दिख ही नहीं रही है। अब कौन सी लाइन है? ग्रीन कलर की लाइन अब मैंने ड्रॉ कर दी। इसे रिमूव करूँ तो रेड कलर की लाइन है ये, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। तो वो एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब हम ड्रॉ करते हैं तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होती है। तो ये भी जो हमें स्टेटमेंट गिवन था ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर कहा गया है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। मतलब अगर मैं एक इस तरीके से लाइन ले लूँ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की ए बी। अब ये लाइन पॉइंट ए पर और यहाँ इधर दूसरी तरफ पॉइंट बी पर टर्मिनेटेड है। यहाँ टर्मिनेटेड क्यों कहा गया है? क्योंकि इधर ए के इधर कुछ नहीं है, बी के दिस साइड भी, मतलब इस तरफ कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी टर्मिनेटेड लाइन है। देखा जाए तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये लाइन पॉइंट ए से शुरू हुई और पॉइंट बी पर जाकर के टर्मिनेट हो गई, या फिर आप यूँ कहिए पॉइंट बी से शुरू हुई और पॉइंट ए पर जाकर के टर्मिनेट हो गई। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन है। लेकिन क्या आप इसे बी के आगे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं? कहीं तक कर सकते हैं। यहाँ इसे ए के पहले इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड। तो इस टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ, जो हमारे दोनों टर्मिनेटेड पॉइंट है उसके बियॉन्ड हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, और ये एक पोस्टुलेट्स है, उससे ये स्टेटमेंट आई है, तो वहाँ पर आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैं दो इक्वल सर्कल ड्रॉ कर लूँ।
अब ये सर्कल इक्वल है कैसे पता चलेगा? तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। अभी ये इक्वल नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया सर्कल, फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। अब ये दोनों सर्कल इक्वल हैं तो मतलब ये हर चीज़ में इक्वल होंगे। इनका जो सरकमफेरेंस है उसकी मैं बात करूं तो वो दोनों का इक्वल होगा। सरकमफेरेंस C1 C2 इक्वल होगा। ये हमारा सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। इसके बाद अगर मैं इनके एरिया की बात करूं तो A1 इज़ इक्वल टू A2, ये इक्वल होगा। अब अगर मैं सर्कल 1 को उठा करके सर्कल 2 के ऊपर रखूँ यहाँ पर, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा, कोइंसाइड होगा पूरे तरीके से। तो इसीलिए इनकी जो रेडियस है ये भी क्या होगी? इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 होगा। और ये भी हमें कहाँ से पता चलता है? ये भी हमें यूक्लिड्स ने जो स्टेटमेंट्स, जो थ्योरम्स दी है, वहीं से हम इस बात को कह पाते हैं। क्योंकि दो सर्कल इक्वल हैं, दैट मीन्स ये एक दूसरे पर कोइंसाइड हो रहे हैं। अगर एक सर्कल को उठा करके दूसरे सर्कल के ऊपर रखेंगे तो वो उसे पूरा तरीके से कवर कर लेगा। मतलब इस तरीके से, जो दूसरा सर्कल है ना, रेड के ऊपर जब आप रखेंगे तो ग्रीन सर्कल बिल्कुल इस तरीके से आएगा। क्यों आया इस तरीके से? क्योंकि उसकी जो सरकमफेरेंस है, जो एरिया है, वो बिल्कुल इक्वल है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब उनकी रेडियाई भी क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर फिगर में ये जो गिवन है लाइंस AB इज़ इक्वल टू PQ है, PQ इज़ इक्वल टू XY है, देन AB इज़ इक्वल टू XY। तो याद करिए, ये हमने यूक्लिड का जो फर्स्ट एक्सियम है उसमें हमने देखा था कि अगर, यहाँ पर हमने देखा था कि अगर इफ़ A इज़ इक्वल टू B, ओके, एंड देन C इज़ इक्वल टू B, if A is equal to B and C is equal to B, then we can say that A is equal to C। ये हमने यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियम में देखा था। और ये हमें भी पता है, बहुत बार कर भी चुके हैं, कि अगर A B के इक्वल है और जो C है वो भी B के इक्वल है, दैट मीन्स A is equal to C। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि 3 लाइन्स हैं, जिसमें से जो लाइन AB है, ये लाइन AB, ये इस PQ के इक्वल है, और ये जो PQ है ये इस XY के इक्वल है। दैट मीन्स जो हमारा AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा? XY से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बाय द फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड वी कैन से दैट, पूरा वहाँ पर आप एक्सियम लिखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि जो AB है वो हमारा इक्वल हो जाएगा XY के। AB इज़ इक्वल टू XY। और ये आप कैसे लिख सकते हैं? बाय फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियम से आप ये बात कह सकते हैं कि AB इज़ इक्वल टू XY। पूरा वहाँ पर आप एक्सियम लिख देंगे। वो फर्स्ट एक्सियम क्या था, एक बार मैं बोल देती हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू व्हेन अनदर। मतलब थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, जैसे A है वो किसके इक्वल है? B के। जो C है वो भी किसके इक्वल है? B के। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बाय दिस एक्सियम वी कैन से दैट AB इज़ इक्वल टू XY, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आप वो जो एक्सियम और जो पोस्टुलेट्स मैंने पढ़ाए हैं और उनका रिवाइज करिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम उन्हें वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है अगर आज के लेक्चर में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और ये जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया है इसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी